Hello students, to continue with the chapter nutrition. In last class we have discussed autotrophic nutrition, that is nutrition in plants. Under nutrition in plants we discussed the mechanism of photosynthesis, factors necessary for photosynthesis, and the experimental demonstrations to prove that carbon dioxide, sunlight and chlorophyll are the essential factors for photosynthesis. Today's subtopic is heterotrophic nutrition. Now, what is heterotrophic nutrition? In last class, I told you that the nutrition in which organisms who cannot prepare their own food depend on others. This type of nutrition is known as heterotrophic nutrition and this type of organisms are known as heterotrophs. तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं बल्कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पर न्यूट्रिशन हम देखते हैं कि फूड मटेरियल के आधार पर और किस तरह से ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है उसके टाइप्स. जैसे फूड अगर प्लांट है यानी स्टेशनरी, आप जानते हो कि प्लांट्स जैसे ग्रासेस, लीव्स ऑफ द प्लांट्स ये मूव नहीं करते, इसमें लोकोमोशन नहीं है. तो इनको जो खाते हैं उनको शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बल्कि ग्रेजिंग यानी चरते हैं. उसी तरह से दूसरा मोड जो है जो मोबाइल पर डिपेंड करते हैं. मोबाइल यानी जो ऐसे जंतु जानवरों को खाते हैं जो दौड़ते हैं या भागते हैं, जैसे हिरन का शिकार करता है शेर. तो यहाँ पर एक है शिकार, दूसरा है शिकारी. तो यहाँ पर शिकारी को कहेंगे प्रेडेटर और शिकार को कहेंगे प्रे. तो डियर हो गया प्रे और प्रेडेटर हो गया लायन. इस तरह से और भी है, जैसे कि मान लो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बाहर से फूड लेने से पहले ही डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद अपने बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं, जिनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है. जैसा आप जानते हो कि कुछ बैक्टीरिया और जो फंजाई हैं वो डिकम्पोजर्स हैं, जिनको सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं. वो फूड का डाइजेशन अपने बॉडी के बाहर ही कर लेते हैं और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. तो यहाँ कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि फूड जब भी बाहर से लिया जाएगा तो फूड को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसको डाइजेशन कहते हैं, और उस हद तक ब्रेक करना पड़ेगा जब तक कि फूड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ना आ जाए, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल्स में कन्वर्ट ना हो जाए. ठीक है. तो चेंज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल इज नोन एज डाइजेशन. तो पहला स्टेप हो गया फूड को अंदर लेना यानी इंजेशन, फूड को निगलना, इंजेशन. चाहे वो हर्बीवोर हो प्लांट्स को खाने वाला, चाहे वो कार्निवोर हो एनिमल्स को खाने वाला, या वो ओमनिवोर्स हो जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं. तो प्लांट हो या एनिमल हो, जब हम खाते हैं तो खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर उसको तोड़ा जाता है यानी डाइजेशन होता है. जब डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाता है तो उसको सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. दैट इज़ अ थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन. कुछ ऐसे भी मटेरियल जो हमने बाहर से लिए एज फूड जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाया, यानी जो अनडाइजेस्टेबल है, जिसके लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स नहीं है, वो अनडाइजेस्टेबल है, तो वो अनडाइजेस्टेबल फूड वेस्ट हो जाएगा. दे आर वेस्ट, दे आर नॉट टेकन अप बाय द बॉडी. तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड इजेशन. तो ऑल टुगेदर दीज आर द स्टेप्स. इंजेशन यानी फूड का लेना, डाइजेशन यानी फूड को ब्रेक डाउन करना, एब्जॉर्प्शन यानी डाइजेस्टेड फूड को सेल के द्वारा एब्जॉर्ब करना, और फिर सेल उसको इस्तेमाल भी करता है जिसको कहते हैं एसिमिलेशन. ठीक है, एब्जॉर्ब्ड फूड को इस्तेमाल करना एसिमिलेशन.
और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर निकाला, दैट इज इजेशन। ठीक है, तो जो फूड को निगलते हैं ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक। होलोजोइक, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, होलोजोइक। होलोजोइक में ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे, इंजेशन यानी फूड का निगलना, इंजेशन हो जाएगा तो होगा डाइजेशन, फूड जो है बॉडी में डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन होने के बाद होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी जब हो जाएगा तो एसिमिलेशन यानी फूड का इस्तेमाल, एसिमिलेशन, एंड लास्टली इजेशन। ठीक है, इजेशन यानी अनडाइजेस्टेड वेस्ट का बॉडी से बाहर जाना। सो दीज आर द स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे से यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हुए अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसमें फिर दो कैटेगरीज हैं, एक जो न्यूट्रिशन दूसरे से लेते हैं उसके बदले उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं पैरासाइट्स। जिसके बॉडी पर रहते हैं उस बॉडी को कहते हैं होस्ट। जैसे कस्क्यूटा, ये प्लांट का एग्जाम्पल है, टेपवर्म, टिक्स, लाइस, ये एनिमल्स का एग्जाम्पल है। तो पैरासाइट में क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि टेपवर्म हमारे पेट के अंदर होता है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बदले हमें नुकसान पहुँचाता है, हमारे इंटेस्टाइन की वॉल को क्षति पहुँचाता है। उसी तरह से राउंड वर्म्स हैं, हुक वर्म्स है जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और ये टिक्स और लाइस आप जानते हो, जैसे जानवरों के शरीर में जो जूं होती हैं या ह्यूमन बीइंग के बालों में जो जूं होता है जिसको लाइस कहते हैं, तो ये है एक्टोपैरासाइट, बॉडी के ऊपर रहने वाला एक्टोपैरासाइट्स और बॉडी के अंदर रहने वाला एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, तो पैरासाइट्स के भी दो टाइप हैं, एक है एंडो यानी जो बॉडी के बाहर, और दूसरा है एक्टो यानी बॉडी के ऊपर। तो एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। कुछ ऐसा भी एसोसिएशन देखा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है मगर दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाता है। इस तरह का जब कोलैबोरेशन या म्यूचुअलिज्म होता है, इस तरह की जब अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से न्यूट्रिशन लेता है, उसके बदले दूसरे को नुकसान पहुंचता है, और म्यूचुअलिज्म में दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से न्यूट्रिशन लेता है और उसके बदले में दूसरे ऑर्गेनिज्म को किसी न किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम।